हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, सुसंध्या। कैसे हैं आप सब लोग? एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स को मैंने बोला था कि जल्दी हम बात करेंगे कि किस तरह से आप लोग अपने एग्जाम्स में कॉपी अटेम्प्ट करने वाले, कैसे आंसर्स को लिखने वाले हैं और क्या ऐसी गलतियां हैं जो आप लोगों को वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो आज का थंबनेल देख के आप समझ गए होंगे कि भाई लॉ में मार्क्स से कम कैसे लगाएं दम। इसी पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। और आज मैं जून 22 अटेम्प्ट की एक फाउंडेशन की कॉपी का यहाँ पे आंसर शीट का एनालिसिस करने वाले हम लोग यहाँ पे, जिससे आप लोग ये देख पाए कि अगर कहीं पर मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्या गलतियां हमसे हुई हैं जो हमको अभी नवंबर वाले दिसंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर रिपीट नहीं करना है। वो गलतियां किसी भी कीमत पे हमसे नहीं होनी चाहिए। तो आइए फटाफट से हम लोग अपनी बात को स्टार्ट कर दें। और इस वक्त आप लोगों के सामने है एक कॉपी। जैसा आप लोग देख पा रहे हैं कि इस कॉपी में 100 में से मार्क्स अचीव हुए हैं 41। ठीक है, अब 41 में भी लॉ का जो पोर्शन है 60 मार्क्स का, उसमें अचीव हुए हैं 26 मार्क्स। तो हम लोग मेनली आज ही चेक करने वाले हैं कि भाई अगर सिर्फ इतने ही नंबर आए हैं तो क्या कुछ कमियां रह गई जिसकी वजह से ये नंबर कटे हैं। ठीक है, तो आइए बात को स्टार्ट कर दे। तो ये कॉपी जो आप लोग देख रहे हैं यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं 2A। अब पहली बढ़िया चीज आप लोग भी ध्यान रखेंगे, जब भी आप आंसर को लिखें तो इसी तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन का आंसर है उसको एकदम प्रॉपर तरीके से हेडिंग में लिख देना चाहिए। जैसे जनरली हम लोग लेफ्ट के अंदर कॉलम यूज कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आप लोगों को इस तरह से जैसे एकदम मिडिल ऑफ द पेपर आंसर 2A हमने लिख दिया ताकि एकदम क्लियर तरीके से पता लग रहा है कि हाँ भाई सेकंड क्वेश्चन इन्होंने सबसे पहले किया है। तो आइए सेकंड में, और आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ में इधर राइट हैंड साइड में इनके मार्क्स भी शेयर हैं। ठीक है, ऐसे इस तरह से मार्किंग करने वाला है। तो सेकंड क्वेश्चन में आप लोग देख रहे हो 12 मार्क का क्वेश्चन है, जिसमें से इन्होंने 8 अचीव किए। 2 ही क्वेश्चन पूछे गए थे बराबर। तो 7 और 5 नंबर का एक क्वेश्चन है 7 और 5 मार्क का। और बढ़िया चीज आप यहां से जब मेरे साथ देखेंगे तो 7 में से 7 मार्क्स इनको मिला है सेकंड के ए वाले पार्ट में, पूरे 7 में से 7। हाँ, दूसरे वाले बी पार्ट के अंदर 5 में से एक ही है। तो हम दोनों ही चीजें यहां पे देखने वाले बच्चे लोगों, जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ क्या कुछ गलती हुई है जो नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग पहला क्वेश्चन मेरे साथ में देखें। देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पर अगर आपसे बात करूं मैं, तो ये रहा हमारा पेपर। अभी आईसीए का सजेस्टेड भी आ चुका है बच्चे लोगों। तो यहां से ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप लोगों की स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे होंगे। द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये पूरा पेपर में पहले ही आप लोगों के साथ में डिस्कस कर चुका हूं, है ना। जिस वक्त के अंदर सजेस्टेड नहीं आए थे, बिल्कुल एग्जाम के बाद ही मैं पूरा आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। स्टेट द एक्सपेक्टेशन टू दिस जनरल रूल एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मतलब सेक्शन 25 के हिसाब से नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का हमारा जो पार्ट है उसके एक्सेप्शंस यहां पे लिखे जाने चाहिए थे। 7 पॉइंट है बच्चों एक्सेप्शन के। और अगर मैं स्टूडेंट का कॉपी यहां से चेक करूं तो आप लोग देखेंगे कि इन्होंने जब 7 में से 7 नंबर मिले हैं, इट मीन देखिए बहुत प्रॉपर तरीके से सबसे पहले सेक्शन 25 समझाया है। और आप लोग देख पा रहे होंगे इस तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है। जो जो पॉइंट सही होता गया उस पर इस तरह से राइट टिक आपको दिखेगा। नेचुरल लव एंड अफेक्शन, कॉम्पनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूं। ये देखिए, टाइम बाय डेप्थ वाला पॉइंट, एजेंसी वाला पॉइंट, हमारा कंप्लीटेड गिफ्ट वाला पॉइंट, बेलमेंट वाला पॉइंट, और लास्ट में जाके हमारा चैरिटी वाला जो पॉइंट है, सारे इन्होंने सही पॉइंट लिख दिए हैं। और यहां पे इनको 7 में से 7 अचीव हो गए हैं। तो आप देखिए बहुत क्लियर तरीके से काम किया है, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर को रिप्रेजेंट किया है। इस वजह से 7 में से 7 मार्क्स जो है वो इनको प्रॉपर तरीके से अलॉट कर दिए गए हैं बराबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलूं आपको बच्चों। सेकंड का बी पार्ट पूछा गया था कि भाई आपको रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी का प्रोसेस बताना था और साथ में उसके एसेंशियल एलिमेंट्स भी बताने थे। 5 मार्क का ये हमारा क्वेश्चन था, जिसमें इनको मिला है सिर्फ एक ही नंबर, है ना। तो देखें कि भाई आखिर गलती कहां हुई। देखिए बहुत सीधा साधा अगर इसका आंसर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, तो 7 पॉइंट्स हमारे हो ही गए। यहां पे इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन ये रहा, ये सारे के सारे हमारे पॉइंट्स आ गए कि भाई कैसे इनकॉर्पोरेट होता है। और एसेंशियल एलिमेंट जो था एलएलपी के, ये सारे आपको यहां पे दे रखे हैं। देखिए एलिमेंट्स, है ना। तो करीब करीब 7 एलिमेंट आप लोग देख सकते हो यहां पे है। और ये 4 पॉइंट रजिस्ट्रेशन के यहां पे दे रखे हैं। एकदम प्रॉपर डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है। और सीधा आप लोगों ने अगर पढ़ा हुआ है इस टॉपिक को तो बहुत एकदम डायरेक्ट तरीके का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया। अब इन्होंने जब आंसर देना शुरू किया
तो यहां पे इन्होंने शुरुआत किया एसेंशियल एलिमेंट अंडर आर एस फॉलोज, और वहां पे पॉइंट्स जो हैं ये देखिए, यहां से इनका आंसर टू बी स्टार्ट हो रहा है। अब पहले इनकॉर्पोरेशन पूछा है तो जनरली ट्राई इनकॉर्पोरेशन से करना चाहिए आपको, बट ठीक है आपने एलिमेंट पहले लिख दिया, लेकिन एलिमेंट के भी पॉइंट उतने प्रॉपर, आंसर बढ़िया दिख रहा है अपने को, है ना, लेकिन जो अंदर मैटर होना चाहिए था वो सारा मैटर प्रॉपर नहीं है। जी हाँ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं अब आप जो देख पा रहे हैं, बट ऑब्वियसली इतना बड़ा क्वेश्चन और 5 मार्क का है तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट इसमें आधे नंबर से ज्यादा का अपने को नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, उससे ज्यादा का आधे नंबर का है, उससे भी कम है। और जिस तरीके से इन्होंने आंसर प्रेजेंट किया है वहां पे आप लोग देख सकते हैं, देखो आंसर तो बहुत बड़ा लिखा है इन्होंने, लेकिन जैसा आप देख पा रहे हैं फर्स्ट स्टेप तो सेकंड क्वेश्चन का है, 2 ही स्टेप के अंदर क्वेश्चन था। फर्स्ट स्टेप में इनको 1 नंबर दिया गया है, सेकंड स्टेप के अंदर बिल्कुल 0 कर दिया गया है, यानी पूरे क्वेश्चन में नंबर ही 1 मिला है। अब यहां मुझे लगता है कि शायद आधा नंबर इनको और मिल सकता था, आधा या 1 नंबर, उससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं थे, क्योंकि जो इसमें होना चाहिए था वो मैटर नहीं लिखा गया है। यहां आप लोगों से सबसे बोलूंगा मैं, अपनी तैयारी को थोड़ा सा मजबूत करिए, क्योंकि अगर आपने इतना बड़ा आंसर लिख भी दिया लेकिन प्रोविजन से मैच नहीं हो रहा है, कुछ और ही आपने लिख दिया, तो पूरे मार्क्स आपको मिलने वाले नहीं है। तो प्रॉपर आंसर आपका होना चाहिए था, और इस वजह से यहां इस पूरे में जहां फर्स्ट वाले में 7 में से 7 मिले, सेकंड वाले में 1 नंबर ही मिला। और ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का टोटल मार्किंग यहां आपको दिख जाएगा कि इनको 8 मार्क्स टोटल यहां पे आकर के मिले हैं, बराबर। तो ये इनके फर्स्ट क्वेश्चन का एनालिसिस था। अब अगले क्वेश्चन की तरफ अगर अपन बढ़े हैं तो इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू लेवल पे 3 किया है, ठीक है। यहां से आपको दिखा दूं कि मार्किंग क्या रहती है, ये देखिए 3 में भी 2 पार्ट पूछेंगे बच्चों, 6 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, एक में इनको 4 मार्क्स मिले, दूसरे में 5 मिले। इसका मतलब यहां प्रेजेंटेशन अपने को लगता है कि बढ़िया रहा होगा, तभी अच्छे मार्क्स इनको मिले हैं। चलिए पहले आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसका फर्स्ट पार्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन है, What do you mean by partnership for a fixed period as per the Indian Partnership Act 1932? और इसी का सेकेंड पार्ट जो है एक ही, कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म? आंसर नो में होता है, आप लोग जानते हैं, और आपको अपना आंसर जस्टिफाई करना है, बिकॉज ही हैज नो कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, कि भाई उसको जहां प्रॉफिट का राइट है, अकाउंट्स का राइट है, सूट फाइल करने का राइट है, और मेजोरिटी अटेंड करने के ऊपर नोटिस देकर के मेंबर बनने या नहीं बनने को चूज करने का राइट भी उसको मिलने वाला है, ठीक है। ये टोटली अपने को 4 पॉइंट इसके अंदर लिखने चाहिए थे। तो 6 नंबर का ये पार्ट है बच्चों, आओ आपको आंसर दिखाऊं। पहले ये रहा फिक्स पीरियड, छोटा सा अपना पॉइंट है फिक्स पीरियड पार्टनरशिप का, प्लस माइनर एज ए पार्टनर में अपने समझा दिया कि नॉट कंपेटेंट है तो नहीं बन सकता है, और ये इसके 4 राइट्स जो भी मैंने आपको बताए वो सारे के सारे 4 राइट यहां पे लिखे गए हैं। तो 6 मार्क्स का अपना ये क्वेश्चन होने वाला है। चलिए आइए देखते हैं कि इनका आंसर कैसा है। अब फर्स्ट पॉइंट में इन्होंने लिख दिया, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट दोज पार्टनरशिप विच वॉज फॉर, यहां पे आकर के थोड़ा सा वर्ड देखें क्या लिखा है इन्होंने, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत आ रही है, एंड फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फॉर के बाद ये वर्ड क्या है भाई, मेड एंड फॉर टाइम, पता नहीं क्या है, पीरियड ऑफ टाइम, चलो ये समझ में आ गया कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे है, मेक हो सकता है, मेड हो सकता है, एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट पीरियड द पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, दिस टाइप ऑफ पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। तो अब इनको 2 में से 1 नंबर मिला है, मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 में से 2 नंबर दिए जा सकते थे, क्योंकि ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है ना। अगर आप देखेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप आ गया, पार्टनरशिप इज कॉल्ड फॉर फिक्स पीरियड, और इट इज अ पार्टनरशिप क्रिएटेड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, और एक्सपायरी पे खत्म हो जाएगा। तो लगभग यही आंसर इन्होंने भी लिखा है। तो अकॉर्डिंग मी मुझे लगता है कि यहां पे पूरे मार्क्स इनको मिल जाने चाहिए थे। अब यहां मेरा एक सजेशन आप सबको रहेगा, देखिए जनरली इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है ड्यूरेशन, इट इज मेड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो आंसर में कीवर्ड्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और वहां पे ड्यूरेशन वर्ड अपने को कहीं पे नहीं दिखता है। तो आई थिंक वो जो मैचिंग होगा कि भाई ड्यूरेशन वर्ड इन्होंने कहीं पे यूज नहीं किया, फिक्स पीरियड वर्ड यूज किया, हालांकि मीनिंग एक ही है लेकिन वो वर्ड यूज नहीं है, तो उस वजह से यहाँ पे नंबर कट सकते हैं। अदरवाइज मीनिंग वो ही निकल के आ रहा है, तो 2 में से 2 दिए जा सकते थे। लेकिन थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें, जो मैं आपको रेगुलर कहता हूं कि भाई आप कीवर्ड्स को यूज करें तो उनका इस्तेमाल आपको करना चाहिए, लैंग्वेज आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब माइनर वाला जो पॉइंट देखें अपन, जो 4 मार्क का क्वेश्चन है बच्चे लोगों, यहां इन्होंने लिख दिया, देखो स्टार्टिंग तो लिख दिया कि भाई हाँ माइनर में कॉन्ट्रैक्ट करने का कैपेसिटी नहीं है, तो इसीलिए माइनर शुड बी एडमिटेड इन द, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एक्ट माइनर शुड बी एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, नॉट अ फिक्स पार्टनर, नॉट अ फिक्स पार्टनर।
बट वॉज एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ वॉट नॉट अ फिक्स पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स पार्टनर? भाई इधर देखो इन्होंने करेक्ट किया है लेकिन कोई मामला बैठता नहीं है। फिक्स पार्टनर क्या होता है? फिक्स पार्टनर तो कोई होता ही नहीं है ना। सीधा है कि भाई पार्टनर नहीं है, खाली बेनिफिट के लिए आ सकता है, अपने को ध्यान में रखना है विद द कंसर्न ऑफ ऑल दी पार्टनर। चलो ठीक है। राइट्स पे अगर बात करें तो ही मस्ट बी एडमिटेड टू द प्रॉफिट शेयरिंग इन द फर्म। हाँ, ही वॉज अलाउड टू सर्टेन राइट्स इन द पार्टनरशिप फर्म। देखें कुछ उतना प्रॉपर आंसर मुझे दिख नहीं रहा है इनका जितना प्रॉपर होना चाहिए, फिर भी देख लेते हैं। यहां पे भी अ माइनर पार्टनर ऑर्डर फॉर इंजेक्शन ऑर्डर लेकर के आ सकता है, सफरिंग लॉस नहीं उठाएगा, माइनर वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉसेज वाला पॉइंट आ गया, एंड ही डज नॉट सफर एनी लॉस। अब प्रैक्टिकली बच्चों जो आंसर होना चाहिए था वैसा आंसर तो यहां पे नहीं लिखा गया है, तो आई थिंक इसीलिए यहां पे इनको 4 में से 2 ही नंबर दिए, वो भी 2 नंबर, एक स्टार्टिंग का और एक इसमें से 1 पॉइंट का दे दिया गया है। और थर्ड के एक का पूरा 2 क्वेश्चन जो 6 नंबर का था उसमें से टोटल 4 नंबर इनको मिले हैं। तो आप खुद ही आंसर देख करके देख सकते हैं कि भाई आंसर होना क्या चाहिए था। प्रॉफिट शेयरिंग मिलेगा, बुक्स ऑफ अकाउंट देख सकते हो, उसके लिए सूट फाइल कर सकते हो, और यहाँ पे मतलब बहुत प्रॉपर आंसर है। ये देखिए सीधा सीधा आप यहां से मेरे साथ में अगर देखें तो प्रॉफिट शेयर करने का राइट है, बुक्स अकाउंट इंस्पेक्ट करने का राइट है, सूट फाइल करने का राइट है, और मेजोरिटी अटेंड करने के ऊपर नोटिस दे करके चूज करने का कि वेदर ही वांट टू बी और नॉट। ये अपने को सिंपल लिखना चाहिए था। हाँ, उसकी जगह बहुत सारे पॉइंट लिख दिए इन्होंने, लॉसेस शेयर नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। तो भाई टू द पॉइंट आंसर को लिखिए और मार्क्स को ले जाइए। जहां प्रेजेंटेशन बिगड़ा वहां मार्क्स आने वाले हैं कम, बराबर। तो अगर लगाना चाहते हो मार्क्स, मतलब अगर मार्क्स बढ़ाना चाहते हैं, तो लगाना चाहते हैं दम, तो अपनी तैयारी का दम बढ़ाओ भाई। पॉइंट्स अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो नंबर कहां से मिलने वाले हैं? ठीक है, समझे मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूं। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है बच्चे लोगों, ये सेकंड पार्ट हमारा है माइनर से रिलेटेड हमारा पूरा क्वेश्चन है, और कितने नंबर का? अभी 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। मैंने ऑलरेडी ये अपने पुराने वीडियोस के अंदर और क्लास के अंदर भी ये पॉइंट डिस्कस कर लिया था। 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, 3 पॉइंट पूछे गए इन्होंने। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन का समरी आपको बताऊं तो एक माइनर ने लैपटॉप परचेज किया, उसका पेमेंट का प्रॉमिस किया था, लेकिन प्रॉमिस पूरा नहीं किया, उसने नहीं दिया। तो पहले मैं पूछा कि भाई क्या माइनर से रिकवर कर सकते हैं? क्या आंसर नो, नहीं कर सकते हैं। सेकंड पार्ट पूछा क्या उसके फादर से ले सकता है? बिल्कुल ही नहीं ले सकते आप फादर से, क्योंकि माइनर के पेरेंट्स उसके कॉन्ट्रैक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है जब तक वो एज एन एजेंट काम नहीं कर रहा हो, है ना। और तीसरा, मेजर होने के ऊपर क्या हो सकता है? मेजर होने के ऊपर रेटिफिकेशन भी पॉसिबल नहीं है। तो 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए और ऐसा ही आंसर में होना चाहिए था। आइए चेक कर दे कि यहाँ पे क्या हुआ है। अगर यहाँ पे बात करें बच्चे लोगों, तो ये रहा इनके थर्ड के बी का आंसर। पहले मार्क्स देख लूंगा मैं। 6 में से 5 नंबर मिले बच्चे लोगों। 6 में से 5 नंबर मोर देन सफिशिएंट होते हैं। वैसे तो कम आने वालों के लिए आधा नंबर भी कम होता है ना। और अभी के हमारे क्लास के जो बच्चे हैं वो आधे नंबर को लेकर भी बवाल मचाते रहते हैं कि भाई आधा नंबर क्यों कम हो गया। अच्छी बात है, वो भी कम नहीं होना चाहिए। तो आखिर 1 नंबर कटा कहां? तो आपके सामने आंसर है, आप खुद ही चेक कर सकते हो मेरे साथ में कि क्यों मार्क्स कटे होंगे। स्टार्टिंग इन्होंने वॉइड एब इनिशियो से समझाया, जैसा मैंने क्लास में आपको रेगुलर कहा है, समझाओ मौरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष। बहुत बेहतरीन प्रेजेंटेशन यहाँ पे इन्होंने किया है। स्टार्टिंग पॉइंट बहुत अच्छा समझाया, केस रेफरेंस इन्होंने समझा दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम यहां तक में नहीं है। अब आंसर्स की बात करें तो देखो 3 आंसर लिखने चाहिए थे, और जैसा मैंने आपको कहा था हर एक 2-2 नंबर का यहां पे है ना, 2, 2 and 2। तो फर्स्ट आंसर इन्होंने जो लिखा वो एकदम क्लियर, देखो 2 में से 2 नंबर मिले हुए हैं। बिल्कुल इन्होंने लिख दिया एग्रीमेंट मेड विद माइनर इज वॉइड। आप उससे रिकवर नहीं कर सकते हो, प्रोविजन ऊपर आ चुका था। आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं 2 में से 2 नंबर है ना, तीनों 2-2 नंबर के हैं तो फुल मिल गए। सेकेंड वाले के अंदर इन्होंने लिख दिया कि यहां पे ये मिस्टर राम उसके फादर के अगेंस्ट में भी केस नहीं हो सकता है। ही कुड नॉट रिकवर दिस अमाउंट फ्रॉम हिज फादर, हिज फादर स्टेटेड दैट ही इज इग्नोरेंट। अब देखिए ये आंसर तो इग्नोरेंट वाला तो गलती है, लेकिन फाइनल आंसर मैच कर गया तो इनको यहां पे मिल गए लगते हैं 2 नंबर। मैं तो यहां पे 1 नंबर एक्स्ट्रा मान के चल रहा हूं। अगर किधर आपको लगे कि वहां 1 नंबर ज्यादा मिलना चाहिए था, कम मिला, तो मुझे लगता है यहां 1 नंबर कटना चाहिए था, क्योंकि इग्नोरेंट वाला पॉइंट तो है ही नहीं। हाँ, पर ठीक है, इसको अपन ऐसे टच कर सकते हैं कि यार इग्नोरेंट है, इट मींस वो अपने पेरेंट्स का एजेंट की तरह तो काम नहीं कर रहा है, नहीं तो एजेंट की तरह होता, तो उस वजह से 2 में से 2 नंबर यहां पे दे दिए गए। अब थर्ड वाले पॉइंट पे आए, आफ्टर अटेंडिंग मेजोरिटी
यहां पे आ गया कि भाई ऑफ शॉपकीपर फाइल केस अगेंस्ट द रेटिफिकेशन ऑफ माइनर, और यहां आ गया कि भाई रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है और डज नॉट रिकवर एनी अमाउंट। अब यहां एक्स्ट्रा ज्ञान शेयर करना थोड़ा मुश्किल हो गया और इस वजह से यहां इनको एक ही नंबर मिला और 6 में से 5 नंबर मिल गए। जो मैंने आपको कहा था, इन्होंने लिख दिया बट द एसेट जो लैपटॉप है हैज रिमेन्स वेस्टेड एंड शी डज नॉट सोल्ड। अगर उसने नहीं किया हो, ही रिकवर द एसेट, बराबर, हाँ, फ्रॉम जो भी ये है। अच्छा, मिस्टर सृष्टि, बेटा ये लड़की थी, यहाँ पे मिस सृष्टि थी आई थिंक, तो देख लेते हैं। हाँ, मिसी तो है और यहाँ पे आगे शी भी लिखा है, तो इधर मिस्टर लिख रहे हो इधर शी लिख रहे हो, तो थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना पड़ेगा इसका। पर खैर उसका इतना फर्क नहीं पड़ा जितना प्रोविजन का पड़ गया। एक्स्ट्रा आंसर अपन ने लिख दिया, तो अल्टीमेटली एक नंबर जो है वो इनका कटा। मुझे लगता है कि मैं अगर होता तो एक नंबर ऊपर वाले में से काट सकता था, यहाँ पे पूरे दे देता। ये बाद वाली चीज में इग्नोर कर देता कि छोड़ो भाई, इसने लिख तो सही दिया है कि रेटिफिकेशन पॉसिबल नहीं है मेजोरिटी के बाद में, तो अल्टीमेटली 6 में से 5 नंबर ही मिलते, कहीं कम कहीं ज्यादा काट भी देता तो 5 नंबर जितना इन्होंने लिखा है और उतने मार्क्स मिले हैं। तो क्या गलतियां हुई है वो आप समझ सकते हैं, एक्स्ट्रा नहीं लिखना चाहिए था ये, और वहां एजेंट वाला जो पॉइंट है वो जरूर आ जाना चाहिए था। और आई थिंक इन्होंने शायद स्टार्टिंग प्रोविजन में एजेंट वाला पॉइंट डाल दिया हो, देखें एक बार। रेटिफिकेशन वाला पॉइंट जरूर डाला है इन्होंने, ऊपर ही डाल दिया था, लेकिन एजेंट वाला पॉइंट जो है वो नहीं डाला है कि पेरेंट्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, वो वही इन्होंने समझाया। तो उस वजह से एक आध नंबर इनका कहीं पे कटा है, कि अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, समझे। तो ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से इनका हुआ है बच्चों, और इस तरीके से इनको पूरे के पूरे मार्क्स यहाँ 6 में से 5 नंबर मिल गए हैं। तो ठीक है, अभी तक के मार्क्स का देखें तो ओके चल रहा है। अब अगला क्वेश्चन इन्होंने 5th नंबर किया है। 4th क्वेश्चन, क्योंकि एक चॉइस का क्वेश्चन होता है, तो इन्होंने आई थिंक 4th क्वेश्चन उसको छोड़ दिया था, और 5th 6th और देन फर्स्ट क्वेश्चन तो कंपल्सरी है, तो करना ही है। अब 5th क्वेश्चन में तो मामला बड़ा गड़बड़ लग रहा है। 5th का ए 6 में से 2 नंबर है और बी में भी बच्चों 6 में से 2 नंबर है, यानी 12 में से सिर्फ 12 में से 4 मार्क्स। तो भाई इधर तो कुछ भारी पंगा है ना, कुछ बड़ा वाला पंगा है। 5th का भी इन्होंने बी पार्ट पहले किया है, आइए चेक कर लेते हैं भैया। 5th का बी पार्ट पहले किया है, तो चक्कर क्या है, आपको सीधा लेके चलता हूं क्वेश्चन नंबर 5th पे। हाँ जी, 5th का पहला पॉइंट बच्चों सुगा वाला क्वेश्चन है। आपको याद हो तो एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस्ड है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं, आपको वापस पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जहां पे एक सोनल है, ये एक शॉप पे जाती है, इनको जाकर के कुछ स्पेसिफिक ज्वेलरी चाहिए रूबी स्टोन में, लेकिन रूबी स्टोन में नहीं होता है, जबकि वो कोई दूसरे स्टोन के अंदर है, और वहां पे डायमंड बैंगल्स है और वो रेड स्टोन के अंदर है, और वो कहता है मैं आपको इसकी जगह रूबी लगा करके दे दूंगा, और एग्रीमेंट हो जाता है, कुछ पैसा भी वो दे देती होंगी, और देन या पैसा बाद में देने की बात है। और वापस जब वो लेने आती है तो डिजाइन पूरी बिगड़ चुकी है, तो क्या होगा इसके अंदर आपसे पूछा है, तो स्टेट द रीजन वेदर वो पैसा अपना ज्वेलरी पे कर चुकी थी तो रिकवर कर सकती है कि नहीं, और साथ में ये पूछा गया है कि अगर वो अब डिजाइन चेंज करता है तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा कि नहीं लगेगा। 6 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों, और पूरा का पूरा डिस्कस क्वेश्चन है ये वाला हमारा, कि भाई यहाँ पे इस वाले मैटर के अंदर ये एग्रीमेंट टू सेल का मैटर है, और चूंकि आपने कंडीशन पूरा नहीं किया है तो ये कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट नहीं होगा और ये अपना पूरा पैसा वापस ले सकती हैं। अच्छा, कुछ चेंजेस होती है डिजाइन में तो कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट चार्ज नहीं होगी। ये अपना क्वेश्चन है। 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, 2 नंबर इनको मिले हैं। देखें बच्चे लोगों की आखिर क्या कुछ गड़बड़ हुई है, आइए हम लोग यहां से चेक करते हैं। चलिए अब, अच्छा इन्होंने बी पहले कर लिया है, चलो मैंने पहले ए पढ़ लिया, तो मैं आपको पहले ए वाला आंसर ही दिखा देता हूं, है ना। पहले ए वाला देखते फिर बी वाला देखेंगे बच्चों। आइए ये देखिए 5th का ए, और 5th के ए में बच्चे लोगों खतरनाक चीज आप लोग देखें, प्रोविजन में 0 मार्क्स अलॉट हुए हैं इनको, क्योंकि प्रोविजन ही गलत है। According to provision of SOGA, when the buyer buys the goods from seller, he recognizes and ascertaining the choice to the seller, then the goods must be ascertained, and according to the provision of he must get desirable goods and achieving maximum utilization of these goods। बच्चों क्या लिखा है लैंग्वेज में पता ही नहीं चल रहा है, भाई कहना क्या चाहते हो। अपन कहते हैं ना भाई क्या कहना चाहते हो, है ना, बराबर। तो वो तो अपने को 3 इडियट्स वाला डायलॉग याद आ गया, भाई कहना क्या चाहते हो। तो ये मामला तो इधर गड़बड़ लग रहा है अपने को, पूरा प्रोविजन ही गलत है, ये तो क्वेश्चन समझाया है, तो इस वजह से 0 मार्क्स अलाउड हुए। हाँ, चूंकि फाइनल आंसर इनका आई थिंक मैच कर गया था, प्रोविजन कुछ भी लिखा हो, लेकिन फर्स्ट में इन्होंने लिख दिया कि हाँ भाई कंक्लूजन ये है कि ये अपना पैसा पूरा रिकवर कर सकती है, और सेकंड वाला भी आंसर इनका आई थिंक सही चला गया। लगता है कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट कुछ भी चार्ज नहीं होगी, और इस वजह से इनको एक एक नंबर मिल गए फाइनल आंसर के। देखो 6 नंबर का क्वेश्चन था,
तो मेन प्रोविजन 4 नंबर का 4 मार्क्स, वहां 0 हो गए, दोनों आंसर सही चले गए तो 1 मार्क हो गए। तो टोटली फिफ्थ के अंदर इनको यहाँ पे ए पार्ट के अंदर 2 नंबर जो है बच्चों अलॉट हो गए हैं टोटली, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो प्रोविजन पूरा रॉन्ग है। तो इससे एक चीज अपने को समझ में आ गई कि प्रोविजन अगर रॉन्ग भी है लेकिन किधर पे फाइनल आंसर अगर आपका मैच कर गया है तो भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अपने को यहाँ पे मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होने वाली है, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं बराबर। मतलब उतने तो मिल ही जाएंगे, लेकिन प्रोविजन क्या है इस पर थोड़ी सी मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए तो पता लगेगा कि चीजें किस तरीके से होने वाली हैं। चलिए सेकंड पार्ट बच्चों कंपनी लोगों का क्वेश्चन है, डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस, बड़ा डिटेल पॉइंट है, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले अल्ट्रा वायरस पूरा समझाना होता है आपको, ठीक है। डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस ये पढ़ा, हाँ केस रेफरेंस जरूर देना चाहिए, एज पर रेलवे कैरिजन आयरन कंपनी। फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस में एब्सोल्युटली वॉइड होता है, सूट फाइल नहीं होता है, ठीक है ना। और कोई भी डील करेगा तो प्रिजम्पशन लेके चलेंगे कि उसने इन चीजों को पढ़ा होगा। तो ये सारी चीजें अपनी इसके अंदर है, रेडिफिकेशन वगैरह, बड़ा अच्छा से पॉइंट है। अब इसके आंसर पे अगर बात करूं, मैं आपको आंसर दिखाऊं अगर मैं, तो देखें इन्होंने आंसर में क्या लिखा। देखिए इन्होंने पहले वो क्वेश्चन अचीव किया था, 2 नंबर यहाँ पे भी मिले 6 में से, तो फिफ्थ का बी पार्ट इन्होंने पहले किया है क्योंकि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन भी होता है, लेकिन नंबर 2 ही मिले। अब स्टार्टिंग बहुत बढ़िया की, अल्ट्रा वायरस का मतलब इन्होंने लिखा था टर्म अल्ट्रा वायरस मीन्स बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी। ये वर्ड क्या लिखा है, प्रपोजेस दैट पावर्स वाज वेस्टेड इन द कंपनी, द डोक्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस कैन बी इलस्ट्रेटेड इन द लैंडमार्क केस एशबरी रेलवे कैरिजन आयरन कंपनी वर्सेस डी के, ये भी इन्होंने नाम बढ़िया लिख दिया। इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एनी एक्ट डन विच इज विद आउटसाइड द ऑथोरिटी अल्ट्रा वायरस एंड हेंस निल एंड वॉइड, बिल्कुल सही लिखा है। फिर एक्ट विद इज मेड बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी विच इज अल्ट्रा वायरस एंड वॉइड, प्रॉपर जैसा आंसर देखो लिखा बहुत कुछ है ना। डिसएडवांटेज ऑफ द डोक्राइन भी इन्होंने लिख दिया, और अल्ट्रा वायरस अगर होता है डायरेक्टर्स केवल, इंट्रा वायरस द कंपनी होता है, ही मस्ट कंक्लूडेड दैट ही मस्ट बी प्रिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। कुछ मतलब ही नहीं इस पॉइंट का बच्चों, मतलब ही नहीं है। घुमा फिरा के जो वॉइड एब इनिशियो वाले पॉइंट इन्होंने लिखे उसी पे टिक मार्क किया हुआ है, बाकी मैटर जो होना चाहिए था एन बियॉन्ड द स्कोप एंड पावर ऑब्जेक्टिव इज अल्ट्रा वायरस, नहीं 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 भाई नहीं। 6 नंबर का क्वेश्चन था तो पहले बढ़िया सा उसका मीनिंग समझाइए, केस का रेफरेंस डालिए, चाहे तो एक आध एग्जांपल देकर के समझाइए, और देन उसके बाद जो उसके इफेक्ट्स दे रखे हैं, वॉइड एब इनिशियो, ऑल मेंबर्स कैन नॉट रेडिफाई विद ऑल कंसेंट, ये सारे पॉइंट आने चाहिए थे जो नहीं आए, इस वजह से इनको 2 ही नंबर मिले। तो ये 2 नंबर भी जस्टिफाई करते हैं क्योंकि प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं था, मतलब मैटर प्रॉपर नहीं था। आप देखोगे इनके आंसर में प्रेजेंटेशन तो काफी सही है, जैसे लिखना चाहिए, गैप भी दिया हुआ है, पढ़ने में भी चीजें आ रही हैं, एक एक लाइन का गैप भी दिया है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जहां पे मैटर ही नहीं होगा वहां पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो उतना लेवल तैयारी आप लोगों को करना पड़ेगा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे लेके चलता हूं आप लोगों को बच्चों। 5th क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हमारे लास्ट बचे हुए हैं जो इन्होंने किए हैं। अगला क्वेश्चन इन्होंने फर्स्ट वाला कंपल्सरी क्वेश्चन किया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के बच्चों अगर इनके मार्क्स देखूं मैं, तो पहले वाले में तो इनको 4 में से 3 मार्क्स मिले हैं फर्स्ट के ए में, सेकंड वाले में 4 में से 1 ही मिला है, और सी वाले में तो इनको आई थिंक इन्होंने किए ही नहीं लगता है, तो एने लिखा हुआ है क्वेश्चन ही कहीं शायद अटेम्प्ट नहीं किया है। चलिए दिखाता हूं आपको मैं। आई थिंक फर्स्ट का ए हम लोगों ने अपनी क्लास में भी डिस्कस किया रहेगा, पक्की बात है, मुझे लगता है सेक्शन 39 वाला अपना क्वेश्चन था, आपको आई थिंक याद भी आ जाएगा, बिल्कुल वही है। सेक्शन 39 क्लासिकल डांसर है, कुछ नाइट परफॉर्मेंस का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, विलफुली खुद को एब्सेंट कर लिया है, तो 3 सवाल पूछे गए थे बच्चों, 4 मार्क का क्वेश्चन था। तो आई थिंक मार्क्स का डिवीजन उसी तरह से कुछ किया रहेगा इन्होंने। शीतल विद्या मंदिर टर्मिनेट कर सकती है, आंसर यस में था। सेकंड नंबर बाद में उसको कर सकते हैं, नो में था। और थर्ड वाले में डैमेज क्लेम आप दोनों ही केस में कर सकते थे, ऐसा क्वेश्चन है। 39 के ऊपर हमारा ये आंसर जो है वो बेस करता है। आइए देखें, और इसमें मार्क्स कितने मिले हैं इसको, 3 नंबर मिले बच्चों, 4 में से 3 नंबर मिले हैं, तो आई थिंक काफी कुछ ठीक आंसर लिखा ही होगा। देखें ये देखिए, यहां अगर पहुंचे तो अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्पेशल पर्पस एंड प्रोविजन बाउंड टू परफॉर्म अंडर द स्पेसिफाइड सर्कमस्टांसेस एंड अदरवाइज द कॉन्ट्रैक्ट में बी रिसाइंडेड ऑन टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, उसको रिसाइन कर सकता है या डैमेजेस क्लेम कर सकता है, वेट कर सकता है। बच्चों प्रोविजन तो बिल्कुल ही मैच नहीं कर रहा है, इसने एक्चुअल और एंटीसिपेटरी ब्रीच पूरा का पूरा समझा दिया है, जबकि सेक्शन 39 यहाँ पे होना चाहिए था, वेदर ही कैन कंटिन्यू और रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। ये मैंने लगातार आपको भी बोला है क्लास के अंदर भी, ठीक है। अब यहां अगर चलें
तो यहां देखो मार्क्स मिले इनको, है ना। इसका मतलब एक एक नंबर का ये था, एक नंबर का प्रोविजन रहा होगा और बाकी सब ये 1-1 मार्क के थे, और ये सारे मार्क्स तो मिल गए। इवन प्रोविजन पूरा गलत है, देखो फिर भी 4 में से 3 नंबर है। और क्या चाहते हो भैया, देख लो। फर्स्ट वाले में यस आंसर गया कि हाँ भाई यहां पे आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके डैमेजेस ले सकते हो। सेकंड वाले में आफ्टर 1 मंथ आपको कैंसिल करने का राइट नहीं है भैया, एक नंबर यहां पे भी आपको दे दिया। और लास्ट वाले के अंदर यस, दोनों ही केसेस में डैमेजेस जरूर डिमांड होगी, तो भाई 4 में से 3 नंबर आपको मिल गए, जबकि प्रोविजन पूरा का पूरा 39 रॉन्ग लिखा हुआ है ना। तो सर ये तो गलत है, क्यों मिल गए? मिल इसलिए गए क्योंकि यहां जो चाहिए था वो इन्होंने दे दिया। देखो आईसीए का पैटर्न ऐसा रहा होगा कि 1 मार्क प्रोविजन का और बाकी आंसर का 1-1-1, और ये चीज एकदम प्रॉपर तरीके से मैच कर गई, पूरे में से पूरे मार्क्स मिल गए, एक नंबर प्रोविजन का इनका उड़ गया। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है, क्लियर एकदम से। फर्स्ट के बी पे अगर बात करें तो आई थिंक इनको कितना, एक ही नंबर मिला था, 4 में से एक ही नंबर मिला है बच्चे लोगों। आइए देखते हैं क्वेश्चन है क्या। आई थिंक कंपनी लॉ का क्वेश्चन शायद मुझे दिख रहा है, यहां पे चेक कर लेते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स का, इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। जिन लोगों ने कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है वो समझेंगे कि ये क्वेश्चन हमारा इंडोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। इंडोर मैनेजमेंट पूरे समझाना होता है आपको, और फाइनल आंसर आपका यही है कि यहाँ पे कंटेंशन ऑफ अंडर लिमिटेड इज करेक्ट, तो ये नॉट करेक्ट जाएगा, ये सही नहीं है, ये इनको आंसर में फाइनली लिखना चाहिए था। अब 4 में से एक ही नंबर मिले हैं, ये देखिए आईसीए का सजेस्टेड आपको दिखा देता हूं, ये इतना मैटर जाएगा बच्चों, डॉक्ट्राइन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट पूरा समझा के, और ये फाइनल आंसर अपना इस तरीके से जाना चाहिए था। आइए चेक कर दें कि इन्होंने क्या लिखा। फर्स्ट के बी में इन्होंने आर्टिकल्स का डेफिनेशन दे दिया, रिक्वायर्ड नहीं था। कंटेनिंग रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। एनालिसिस जो इन्होंने करके दिया, इन द गिवन केस द मैनेजिंग एजेंट ऑफ, ये सबका जरूरत ही नहीं था, है ना, ये जरूरत है ही नहीं। फाइनल आंसर इनका शायद मैच कर रहा लगता है, इसलिए एक नंबर मिल गया, अदरवाइज प्रोविजन तो बिल्कुल भी सही है ही नहीं, नॉट करेक्ट, बस इसीलिए एक नंबर मिल गया बच्चों। फाइनल आंसर इनका मैच कर रहा है, और इस क्वेश्चन में ऐसा रहा होगा कि मेन प्रोविजन के मार्क्स थे और फाइनल आंसर चूंकि एक ही क्वेश्चन है तो 1 मार्क का रहा होगा, जैसा आपको मैं बोलता भी आया हूं कि भाई इस तरह के क्वेश्चन में फाइनल मेन नंबर सारे प्रोविजन के हैं, ठीक है ना। इस तरह में चाहे डिवीजन वाले होते हैं वहां बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो इन रेस्पेक्ट ऑफ रिगार्डिंग बिकॉज इनकर्ड लोन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, अब देखो ये भी जो इन्होंने बेस लिया ये पूरा का पूरा गलत है, और फाइनल आंसर चूंकि मैच कर गया इसलिए इनको एक नंबर मिल गया, बाकी प्रोविजन एब्सोल्युटली रॉन्ग है। जिन्होंने ये पढ़ा हुआ है वो ये समझेंगे कि इंडोर मैनेजमेंट आपको समझाना चाहिए था पहले तो, इट इज प्रिज्यूम्ड बाय द आउटसाइडर दैट इंटरनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लाइड विद, हैव बीन फुलफिल्ड, ठीक है। और वो पॉइंट कहीं पर भी इसके अंदर इन्होंने यूज नहीं किया है कि इस तरह का कुछ इंडोर मैनेजमेंट होता है। तो ये सीधा सा इन्होंने लिख दिया भी कंपनी का डायरेक्टर है, कंपनी के बिहाफ पे लिया तो कंपनी मना नहीं कर सकती, रीजन है ही नहीं, इसीलिए एक नंबर इनको मिला है। तो मार्क्स जस्टिफाई है, यहां पे भी तैयारी होनी चाहिए थी, पॉइंट्स इसका मतलब पड़े हुए नहीं थे। फिर आता है 6 का सी नंबर, जहां इनको वैसे तो राइट का क्लिक दिख तो रहा है, लेकिन सी में आई थिंक कितने मार्क्स थे, मार्क्स थे क्या फर्स्ट के सी में, कुछ था क्या फर्स्ट के सी में? तो एक मिनट, ये क्वेश्चन कौन सा आ गया, 6th क्वेश्चन है क्या? एक मिनट देखें, ये क्वेश्चन नंबर इनका, अच्छा फर्स्ट का सी, ये रहा छोड़ा हुआ है, वो 6 क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट का सी इन्होंने बिल्कुल ही छोड़ दिया था, तो बिल्कुल ही जब छोड़ दिया तो खैर देखने से भी मतलब नहीं कि क्वेश्चन क्या था क्या नहीं था। मार्क्स यहाँ पे कुछ भी नहीं मिले हुए हैं। वैसे था कौन सा भाई क्वेश्चन, देखे तो सही। डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर बच्चों, सेक्शन नंबर 7, 8 जो अपन पढ़ते हैं सेल्स ऑफ गुड साइड के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही, वहां से हमारा क्वेश्चन था 4 नंबर का। तो आई थिंक वो क्वेश्चन इनका रेडी नहीं होगा। ये देखिए सेक्शन नंबर 7 आपको मैंने कहा था, 7, 8 दो अपने को लिखने थे, इसलिए इनके मार्क्स जो है वो यहाँ पे नहीं मिले हैं, नॉट एप्लीकेबल आ गया, बिल्कुल ही गया। अब आखिरी क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूं बच्चे लोगों, 6th क्वेश्चन जो है वो क्या है देख लेते हैं। ये रहा, 3 क्वेश्चन पूछे गए बच्चों। लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी का डिफरेंस क्या है, ग्राउंड्स बताने हैं पार्टनरशिप फॉर्म, कोर्ट कैसे, ये देखो एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑन विच कोर्ट में डिसॉल्व, है ना, कोर्ट कैसे डिसॉल्व करती है, 4 नंबर का क्वेश्चन ये है। और ये हमारे कंपनी के अंदर ओपीसी का एक क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सा, वो यहां पे इनका दे रखा है, इस तरीके से ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं इन्होंने आंसर क्या लिखा है और क्या होना चाहिए था, आपको साथ साथ ही बता दूंगा मैं। तो सबसे पहले मार्क्स देख लें क्या इनके,
तो 6 में बच्चों पहले वाले में 0, दूसरे वाले में भी 0, तीसरे वाले में सिर्फ 1 नंबर मिला है इनको। ये देखिए इन्होंने चलो किया ही पहले सी ही है, ओपीसी वाला क्वेश्चन इन्होंने किया है 1% कंपनी वाला। अब 1% कंपनी में 3 में से 1 नंबर इनको मिला है। जिन लोगों ने भी ओपीसी पढ़ा हुआ है वो इस पॉइंट को समझेंगे। यहां पे इस आंसर में नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो एक लाइन इन्होंने यहां पे नहीं लिखी। एक आंसर इनका सही है, एक आंसर इनका रॉन्ग चला गया है और इसीलिए 3 में से 1 नंबर है। शायद यहां पे आधा नंबर और बढ़ सकता था, पर चूंकि कॉपीज एकदम प्रॉपर तरीके से सीरीज वाइज चेक होती है, इसीलिए मुझे लगता है कि यहां इनको मार्क्स जो है वो नहीं दिए गए हैं। ठीक है, ओपीसी का जो प्रोविजन होना चाहिए था, नेचुरल पर्सन कैन फॉर्म अ कंपनी, वो वाला नेचुरल पर्सन वाली लाइन इन्होंने लिखी नहीं और एक आंसर इनका जो है वो रॉन्ग चला गया है। जिन लोग ने भी कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है वो जानते होंगे, एक तो पर्सन नेचुरल होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। जो यहाँ पे एक फॉरेनर है, इंडियन सिटीजन है ही नहीं, वो इस चीज को भूल गए। प्लस उसका लास्ट ईयर में 120 डेज रहना चाहिए। इन्होंने खाली एक ही चीज पे फोकस करके आंसर लिख दिया, इसीलिए 1 मार्क है। तो इधर भी प्रेजेंटेशन का दिक्कत नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज का दिक्कत है, वो सुधारना पड़ेगा, उसके बिना तो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, 6 का बी पार्ट बच्चे लोगों, ये देखिए, ये रहा आप लोगों के सामने। अब कोड से डिसोल्यूशन के मेथड हम लोगों ने टॉपिक्स पढ़े हुए हैं, है ना। अगर कहीं पे कोड बीच में आ रहा है तो कोड कैसे फर्म को डिसॉल्व कर सकता है, अपने लास्ट चैप्टर के अंदर अपने को देके रखा हुआ है। जहां पे ऐसा लगता है कि किसी पार्टनर का डेथ या इनकैपेसिटी हो गया है, बराबर से डेथ या इनकैपेसिटी के केस में हो सकता है। हाँ, डेथ में मतलब खास करके अपने पढ़ा था एक्टिव पार्टनर जो है उसका इनकैपेसिटी है तो उस बेस पे फर्म बंद हो सकता है। फिजिकल इनकैपेसिटी हो गया या इंसिनिटी हो गया, या फर्म कंटिन्यू लॉसेस के अंदर है, या कहीं पे एग्रीमेंट ब्रीच हो रहा है। ठीक है, और पार्टनर्स के बीच में नॉक इन टॉकिंग टर्म्स अगर कोई चल रही है, या किसी ने अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया है, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को देके रखे हुए थे। अब ये पॉइंट इन्होंने नहीं लिखे हैं यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे मार्क्स जो है वो 0 अलॉट हुआ है। आप लोग देख सकते हैं, लिखा ही नहीं है, आंसर है ही नहीं। और 6 के ए पे अगर पहुंचू तो बात ही खत्म हो गई। एक तरह से ये क्वेश्चन भी इन्होंने छोड़ ही दिया है। लिक्विडेटेड डैमेजेस आर गिवन इन द और वेरी 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 ऑफ द बिजनेस। अब ये क्या वर्ड है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पेशल डैमेजेस कैन बी गिवन, मतलब ही नहीं था, तो 0 मार्क्स अलॉट हुए। तो ये वो पेपर था जहां पे आप लोगों के साथ मैंने डिस्कस किया कि भैया मार्क्स कैसे कम आ रहे हैं, गलत क्या है, चीजें प्रॉब्लम कहां कर रही है। तो रेगुलर बेस पे आप लोगों को जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको फोकस करिए बच्चे लोगों। सबसे पहला तो अपना स्टडी फोकस करिए। देखो इतने क्वेश्चंस आते हुए अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं आ रहे हैं, जहां आपने प्रोविजन गलत लिख के फाइनल आंसर भी सही लिख दिया, उधर भी नंबर दे रहा है ऐसे ही तो आपको, तो अगर आपने स्टडी ही नहीं कर रखा है, आपको प्रोविजन आएगा ही नहीं, तो 0 नंबर तो श्योर है। तो पहला अपना स्टडी मजबूत करिए, और स्टडी मजबूत होने के बाद में आपका नंबर लगेगा प्रेजेंटेशन का, कि उसके बाद आपका प्रेजेंटेशन कैसे हो रहा है। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन थोड़ा इधर उधर है तो ठीक है, आपको 4 में से 3 मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, लेकिन बिल्कुल ही नहीं है तो 4 में से 0 मार्क्स अलॉट हो रहे हैं। तो पहले अपना, मेरा सजेशन आप लोगों के लिए, सबके लिए, पहले अपना प्रेजेंटेशन को मजबूत करा, पहले अपना स्टडी मजबूत करिए, और फिर अपना प्रेजेंटेशन आप मजबूत करेंगे तो बहुत जबरदस्त तरीके से आप काम को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इस स्टूडेंट का कॉपी आप लोगों को मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप लोग ध्यान रखें कि प्रॉपर प्रेजेंटेशन के बाद भी नंबर कहां कट रहे हैं, बराबर से क्या कुछ गलतियां हो रही हैं, और कैसे हमको वो गलतियां जो है वो नहीं करनी है, किस तरीके से पेपर अपना प्रेजेंट करना है। जहां इन्होंने लिखा है वहां पे फुल में से फुल मार्क्स भी मिले हैं, 7 में से 7 मार्क्स भी मिले हुए हैं, या 5 में से 4 मार्क्स भी मिले हुए हैं, लेकिन इस पेपर में मुझे जहां तक लगता है प्रेजेंटेशन से ज्यादा गलती है लैक ऑफ नॉलेज की। तो पहले अपना नॉलेज बढ़ाइए, प्रेजेंटेशन करिए, और जबरदस्त तरीके से नंबर लेके आइए। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट, तैयारी करते रहिए। आप लोगों से ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस के साथ लगातार मेरी मुलाकात होती रहेगी, तो चैनल पे बने रहिएगा। और कई सारे लोग जहां तक मेरी पहुंच नहीं है उनके साथ में इसको शेयर करिएगा, तो उनको पता लगेगा कि हाँ, कहां क्या कैसे हमको